They have not started chapter 4. चैप्टर 4 को ना हम जब आपका रिवीजन कराएंगे तब कराएंगे, बिकॉज अभी स्टूडेंट्स का डिमांड था, उनको जेनेटिक्स पे प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए जेनेटिक्स हमने स्टार्ट किया था। तो देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टू जीन्स इंट्रैक्शन, ध्यान से समझना सबके सब स्टूडेंट्स। अब टू जीन्स इंट्रैक्शन, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम ये देख रहे थे कि मेरे पास एक ये जीन है, इस जीन के पास दो एलील्स हैं, एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे को सप्रेस करेगा। जैसे एग्जांपल हम ले रहे थे, हमारे घर में मम्मी और पापा, हमेशा क्या हो रहा था कि हमारी जो मम्मी है वो पापा को सप्रेस कर रही थी, मम्मी अपने आप को डोमिनेटिंग शो कर रही थी, तो मम्मी का कैरेक्टर हमेशा घर पे चल रहा था, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपने आप को शो कर पा रहा था। लेकिन ये तो कहानी थी सिर्फ एक घर की, होता है ना घर घर की कहानी, ये सिर्फ एक घर की मतलब एक जीन की कहानी थी। फिर हमने देखा एक और जीन है मेरे पास दूसरा, उस जीन के पास भी एक डोमिनेंट एलील, एक रिसेसिव एलील। अब अगर हमारा डोमिनेंट एलील, ये जो हमारा जीन है, ये जीन किसी दूसरे घर के डोमिनेंट एलील पे भी अपनी पावर चलाने लग जाए, एक जीन किसी दूसरे जीन के घर पे ऊपर भी अपनी पावर चलाने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं हम, एपिस्टोसिस। अच्छा मेरे को ये बताओ, मैंने आपको कल कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जीन्स का एग्जांपल बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री जीन का एग्जांपल मैंने आपको बताया था दो फ्रेंड्स वाला, कि हमारे पास दो फ्रेंड्स हैं, एक फ्रेंड अगर कुछ काम करेगा तो दूसरा भी करेगा, नहीं तो दूसरा भी नहीं करेगा, उसको बोलते थे कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री में कि अगर एक काम नहीं कर रहा है तो दूसरा वो काम कर लेगा। कौन सा एग्जाम्पल लिया था हमने, वो डायग्राम वाला एग्जाम्पल लिया था ना? यस मैम। एक बार बताओ, डायग्राम वाला एग्जाम्पल लिया था ना? हाँ, तो वही डायग्राम वाला, बिकॉज मैं ना कभी कभी क्या होता है ना, सारी क्लासेस में अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं, मेरे को खुद भी याद नहीं रहता मैंने कौन सी क्लास में क्या एग्जाम्पल देके समझाया था। तो यहाँ पे देखो वही एग्जाम्पल मैं फिर से बता रही हूँ आपको, उसी से रिलेट करा रही हूँ। एक ग्रुप है मेरे पास शिवांश, और कौन है हमारे पास, इशिका, ठीक है। एक ग्रुप है मेरे पास जानवी, और कौन है, गुंजन, ये है हमारे पास। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रिवाइज हो जाएगा, शिवांश को करना है ड्रॉप, इशिका को करना है लेबलिंग, जानवी को करना है ड्रॉ, गुंजन को करना है लेबल। ये मेरा एक जीन, ये मेरा एक जीन, डी फॉर ड्रॉ, डी फॉर डोमिनेंट, डी फॉर ड्रॉ, डी फॉर डोमिनेंट, मतलब यहाँ पे जो शिवांश है वो डोमिनेंट है, यहाँ पे हमारी जो जानवी है वो डोमिनेंट है। अब क्या हुआ, अगर हमारे शिवांश काम छोड़ के चले गए, शिवांश काम छोड़ के चले गए, मैंने इनको एक डायग्राम बनाने के लिए दिया, और अब मेरा क्या डायग्राम बनेगा यहाँ पे, अगर ये मेरे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, अगर शिवांश काम छोड़ के चला गया, ड्रॉ करने वाला ही है, तो लेबलिंग क्या लेबल करेगा, कुछ नहीं लेबल कर पाएगा, तो मेरा डायग्राम नहीं बन पाएगा यहाँ पे। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री ग्रुप है, मतलब अगर एक नहीं होगा तो दूसरा भी कुछ काम नहीं कर पाएगा, ये वो वाला केस है। लेकिन अगर हमारी गुंजन चली गई घर पे, गुंजन ने बोल दिया आज मेरा कुछ करने का मन नहीं है, ठीक है, तो जानवी क्या करेगी, जानवी ड्रॉ भी करेगी और लेबलिंग भी करेगी। अगर जानवी ऐसा कर रही है तो मैं इनको बोलूंगी कि ये जीन कैसा है मेरा, ये सप्लीमेंट्री जीन है, दिस इज सप्लीमेंट्री जीन। लेकिन ध्यान से समझना, अगर मेरा क्या हो कि यहाँ पे जानवी है वो ड्रॉ कर रही है, मतलब चारों के चारों लोग हैं अपना करना काम करने के लिए, अब जानवी क्या कर रही है, शिवांश को रोक रही है काम करने से, जानवी खुद ड्रॉ कर रही है लेकिन शिवांश को डिमोटिवेट करा रही है कि आप ड्रॉ अच्छा नहीं कर रहे हो, या फिर कोई फायदा नहीं होगा ड्रॉ करने का, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगर हमारी जानवी ऐसा कर रही है शिवांश के साथ, तो इसको बोलेंगे जानवी क्या कर रही है, ये एपिस्टोसिस कर रही है, एपिस्टेसिस कर रही है, और शिवांश जानवी की बातों में आ जा रहे हैं, अपना काम छोड़ दे रहे हैं, तो शिवांश क्या बन गए यहाँ पे, शिवांश क्या कर रहे हैं, हाइपोस्टेसिस कर रहे हैं। जानवी शिवांश को मैनिपुलेट कर रही हैं ताकि उनको काम करने से रोक रही हैं, शिवांश के इफेक्ट को मास्क कर रही है। अ जीन दैट अफेक्ट द, या फिर अ जीन दैट मास्क द
इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, एक ऐसा जीन जो दूसरे जीन को काम करने से रोके, उसको हम बोलते हैं एपिस्टेटिक जीन। और वो जीन जो बेचारा आराम से रुक जाए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? हाइपोस्टेटिक जीन। बताओ बच्चों, आया कुछ समझ में? यस मैम। फनी सा एग्जाम्पल, बट याद रहता है ये चीजें। अगर जानवी ने शिवांश को रोकने की कोशिश की तो जानवी क्या कर रही है? एपिस्टोसिस कर रही है, और जानवी बन गई एपिस्टोटिक जीन। और शिवांश अगर रुक जा रही है, वो शिवांश क्या कर रहे हैं? हाइपोस्टेसिस कर रहे हैं। शिवांश बन गए हाइपोस्टेटिक जीन। चलो, अब एपिस्टेसिस ना बच्चों दो टाइप का होता है। देखो मैम एक बार दोबारा बता दो, देखो बताती हूँ एक बार फिर से। अब एक बार ये समझ लो, दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। मतलब डोमिनेंट एपिस्टोसिस और रिसेसिव एपिस्टोसिस। इसको ना यहाँ से सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री अभी हटा दो, इसलिए शायद आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। ये ऊपर से भी ये डायग्राम हटा दो, मेक इट सिंपल। देखो मैंने बोला कि मेरे पास एक शिवांश है, एक इशिका है, एक जानवी, एक गुंजन है। शिवांश क्या है यहाँ पे? डोमिनेंट है, इशिका रिसेसिव है। जानवी डोमिनेंट है, गुंजन रिसेसिव है। अब जानवी क्या कर रही है? जानवी शिवांश को काम करने से रोक रही है, बिकॉज दोनों का काम है ड्रॉ करना, है ना। अब जानवी क्या कर रही है? शिवांश को रोक रही है। मतलब एक जीन दूसरे जीन को, एक जीन दूसरे जीन को काम करने से रोक रहा है। अ जीन दैट मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, एक जीन जो दूसरे जीन के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, उसको रोक रहा है, उसको बोलते हैं प्रोसेस को एपिस्टोसिस। ठीक है, तो हमारी जानवी रोक रही है, रोकने वाली जीन एपिस्टोटिक जीन, और रुकने वाला जीन शिवांश हाइपोस्टेटिक जीन। बताओ निबिता, समझ में आया अब आपको? फिर डोमिनेंट रिसेसिव वाला कंसेप्ट बताती हूँ। निबिता बताओ, आ गया? चलो अब देखो, अब जानवी रोक रही थी, जानवी क्या थी? डोमिनेटिंग, वो रोक रही थी, तो ये था मेरा डोमिनेंट एपिस्टोसिस। लेकिन अगर जानवी चली जाए लंच के लिए, जानवी चली गई लंच करने के लिए, ये किसी काम से ब्रेक पे चली गई, अब शिवांश तो खुश हो जाएंगे, शिवांश खुश होंगे ना कि जानवी चली गई, अच्छा हुआ, अब मैं अपना काम शांति से कर सकता हूँ। आएगा या नहीं आएगा शिवांश के मन में ये चीज? लेकिन ऐसा नहीं होगा, बिकॉज जानवी ने क्या किया? जानवी ने अपना काम गुंजन को सौंप दिया। जानवी ने गुंजन को बोला कि शिवांश को बिल्कुल भी ड्रॉ मत करने देना, क्योंकि गुंजन मेरी क्या है? रिसेसिव। गुंजन बहुत चुप रहती है, जानवी को पता था ये चीज कि अगर मैं चली जाऊंगी तो शिवांश अपना काम करने लग जाएंगे। तो जानवी ने ये किया, जो रिसेसिव वाला एलील है, गुंजन है हमारी, गुंजन को ये काम सौंप दिया कि अब आप मेरा काम करोगे, अब आप किसी दूसरे जीन के डोमिनेंट को सप्रेस करोगे। तो उसको बोलता है रिसेसिव एपिस्टोसिस। रिसेसिव एपिस्टोसिस का मतलब ये होता है जब मेरा रिसेसिव एलील भी किसी दूसरे जीन के डोमिनेंट को रोक रहा होता है, उसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टोसिस। जानवी गई लंच करने, शिवांश खुश हो गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर की नहीं है, बिकॉज गुंजन है, गुंजन उनको रोकेगी। अब यहाँ पे जानवी इज डैम स्मार्ट। अगर इशिका लेबलिंग का काम ना करे तो क्या शिवांश ड्रॉ करेंगे? अगर इशिका लेबलिंग का काम ना करे और शिवांश सिर्फ ड्रॉ तो करेंगे, लेकिन लेबलिंग नहीं हो पाएगी, सिर्फ ड्रॉ होगा, लेबलिंग नहीं हो पाएगी। जो मैंने उनको काम दिया था डायग्राम बनाने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा। किस केस में? अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन की तरह काम कर रहे हैं तो। अगर सप्लीमेंट्री की तरह कर रहे हैं तो शिवांश ड्रॉ भी कर लेंगे और लेबलिंग भी कर लेंगे, दोनों काम कर लेंगे। देखो बेटा, अगर मेरा डोमिनेंट एलील किसी दूसरे जीन के डोमिनेंट को ही सप्रेस कर रहा है, एक डोमिनेंट दूसरे डोमिनेंट को रोक रहा है, तो डोमिनेंट एपिस्टोसिस। एक उसी जीन का, मतलब जिसका डोमिनेंट दूसरे डोमिनेंट को रोक रहा था, उसी जीन का रिसेसिव एलील भी किसी दूसरे जीन के डोमिनेंट को रोक रहा है, तो उसको बोलेंगे रिसेसिव एपिस्टोसिस। आई थिंक अभी देखो समझ में आया होगा आप लोगों को।
इससे ज्यादा सिंपल तो मैं नहीं बना पाऊंगी इसको। यस मैम। यस मैम, आगे समझ। आगे समझ में। अब एग्जाम्पल लिख लो बच्चों इसके, हमारे एग्जाम्पल, बिकॉज आप एग्जाम में शिवांश ये वाले एग्जाम्पल तो नहीं देके आओगे, ऑब्वियसली बात है। तो वहां पे एग्जाम्पल क्या लिखोगे? पहला डोमिनेंट एपिस्टोसिस का एग्जाम्पल। डोमिनेंट का एग्जाम्पल होता है बच्चों फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। समर स्क्वैश के अंदर फ्रूट कलर, और समर स्क्वैश को बोलते हैं कुकुरबिट पीपो, ये भी इसको बोल सकते हैं, एग्जाम में ये भी आ सकता है कुकुरबिट पीपो। अब क्वेश्चन कैसे आता है? डोमिनेंट रिसेसिव पे सिर्फ एग्जांपल पूछ लेंगे कि कौन से एग्जांपल के अंदर, मतलब किस प्लांट के अंदर, किसके अंदर डोमिनेंट एपिस्टोसिस आपको देखने के लिए मिलता है। एंड डोमिनेंट एपिस्टोसिस है, डोमिनेंट हमेशा अपने आप को शो करे तो रेशो हमेशा 1:1:1 ही रहेगा। बात आती है रिसेसिव एपिस्टोसिस की। रिसेसिव एपिस्टोसिस में मेरा एक रिसेसिव जीन किसी दूसरे डोमिनेंट को रोक रहा है, ठीक है। देखो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो ना, ऐसे लिख लेना इसकी, रिसेसिव एपिस्टोसिस की। होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस रिसेसिव कौन है? गुंजन कि कौन सी जीन की? मेरा एपिस्टेटिक जीन की। होमोजाइगस रिसेसिव हो एपिस्टेटिक जीन किसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा है? इज डोमिनेंट ओवर द डोमिनेंट ऑफ हाइपोस्टेटिक जीन। अभी समझ में आ जाएगा? ये लिख दिया मैंने सॉर्टेड, अब नहीं भूलोगे इसको। हाँ जी, वेरी गुड। रिसेसिव एपिस्टोसिस का एग्जांपल होता है कॉट कलर इन माइस। कॉट कलर इन माइस, और इसका रेशो आता है फिनोटिपिक रेशो 9:4:3। 9:4:3 रिसेसिव एपिस्टोसिस का। मैम और डोमिनेंट एपिस्टोसिस का क्या आएगा? फिनोटिपिक रेशो 12:3:1। बस रेशो याद रख लेना और कुछ मत याद रखना। रेशो याद रखोगे इट्स सफिशिएंट। मैम ये टॉपिक एनसीईआरटी में है। चलो अभी आगे चलते हैं। तो ये हुआ हमारा एपिस्टोसिस वाला कंसेप्ट। बच्चों अगर कोई कुछ बोल रहा है ना, तो मुझे ना आज किसी की आवाज नहीं आ रही है, आई डोंट नो भाई। क्या बोल रहे हो आप? रिसेसिव एपिस्टोसिस, देखो रिसेसिव एपिस्टोसिस बताता हूँ। ये मेरा एक जीन, मतलब 2 जीन है मेरे पास। ये जीन है। अब मेरा ये रिसेसिव है यहाँ पे, और ये भी रिसेसिव है। अगर ये रिसेसिव क्या करे? इसके ऊपर डोमिनेंट हो जाए, मतलब इसका कलर है रिसेसिव का ग्रीन, और इसका डोमिनेंट का कलर आता है ब्लू। लेकिन अगर मेरा फिनोटाइप बन रहा है ऐसा, एक सेकेंड, इसको ना आपको जीन चेंज करने पड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि जीन अलग है ना। इसको कर लो पी पी क्यू क्यू। अगर आपका रेशियो ये बन जाए स्मॉल बी स्मॉल कैपिटल पी, तो यहाँ पे कलर किसका शो होना चाहिए? कैपिटल वाले का कलर शो होना चाहिए ना। बताओ आशुतोष। यस मैम। यस क्योंकि कैपिटल वाला डोमिनेंट है, कलर ब्लू आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैंडल, बट ऐसा नहीं होता। जो मेरा रिसेसिव वाला है ना, ये रिसेसिव वाला अपना कलर दिखा देगा, ग्रीन बन जाएगा। इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टोसिस। मींस मेरा ये एपिस्टेटिक जीन है, एपिस्टेटिक जीन, और ये हाइपोस्टेटिक जीन। ये आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो गिवन होगा कि कौन सा जीन एपिस्टोटिक है, कौन सा जीन हाइपोस्टेटिक है।
अब एपिस्टोटिक जीन का जो रिसेसिव वाला है, होमोजाइगस रिसेसिव, वो दूसरे जीन के, हाइपोस्टेटिक जीन के डोमिनेंट के ऊपर भी अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है। मतलब एपिस्टेटिक जीन बहुत बड़ा डोमिनेटिंग है, चाहे वो रिसेसिव हो उसके अंदर या डोमिनेंट वाला एलील हो, दोनों के दोनों एलील हर कंडीशन में अपने आप को शो करेंगे, हर एक कंडीशन में। इसको बोलते हैं हम आपका एपिस्टेटिक जीन डोमिनेंट वाला कर रहा है तो उसको डोमिनेंट एपिस्टेसिस, अगर रिसेसिव वाला एपिस्टेसिस दिखा रहा है तो दैट मींस रिसेसिव एपिस्टेसिस। आपने समझ पेश के नीचे लिखा था बेटा कुकुरबिट पीपो, कुकुरबिट पीपो, एक सेकंड कुछ ज्यादा ही राइटिंग अच्छी लिख दी मैंने यहाँ पे, कुकुरबिट पीपो। मैम ये टॉपिक एनसीईआरटी में है, एपिस्टेसिस एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है एपिस्टेसिस से, ठीक है। चलो अब हमारा एपिस्टेसिस डन, मतलब हमारा 2 जीन इंटरेक्शन वाला टॉपिक डन। अब हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब ध्यान से समझना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या कहती है हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? इससे पहले एक पैरेलिज्म बनाया गया था, पैरेलिज्म समझते हो? बिटवीन मेंडेलियन फैक्टर एंड क्रोमोसोम, क्रोमोसोम और मेंडेलियन फैक्टर के बीच में एक पैरेलिज्म बनाया गया था बाय सटन एंड बॉबरी। फिर इन्होंने ही हमारा ये आपका थ्योरी दे दिया था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या देखा कि जो हमारी मेंडल साइंटिस्ट ने फैक्टर के बारे में कहानी लिखी थी, उस सारी की सारी कहानी को इन्होंने रिलेट कर दिया क्रोमोसोम के साथ। कैसे रिलेट किया, ध्यान से सुनना है, बस थ्योरेटिकल है। सबसे पहले हमारे मेंडल साइंटिस्ट ने ये बोला था कि जितने भी मेरे फैक्टर्स होते हैं पेयर में रहते हैं। जैसे कि अगर मैं हाइट वाला कैरेक्टर लूं तो वो भी हमेशा पेयर में है, शेप वाला ले सीड का तो वो भी पेयर में रहता है। ऐसे ही फिर हमने जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी कर ली, हमारे वेल्डेयर साइंटिस्ट ने, उन्होंने भी ये पता लगाया कि क्रोमोसोम भी पेयर में रहते हैं। सॉर्टेड है पहली कहानी कि हमारे फैक्टर भी पेयर में रहेंगे, क्रोमोसोम भी पेयर, मतलब दोनों चीज सेम है। जो मेंडल ने उस टाइम पे उसको नाम फैक्टर दिया वो क्रोमोसोम हो सकता है। फिर हमने देखा कि जब गैमीट फॉर्मेशन कराते थे कि दोनों के दोनों फैक्टर्स को अलग अलग कर देते थे ऐसे। फिर जब हमने मियोसिस पढ़ा, जब हमारे मियोसिस डिस्कवर हुआ फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने किया, तो हमने देखा कि हमारे क्रोमोसोम भी सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि मियोसिस हम लोग कराते हैं, मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन कराते हैं। अब रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम बीच में से सेपरेट हो जाता है हमारा। अब क्रोमोसोम सेपरेट हुआ तो इसका मतलब ये फैक्टर है, एक फैक्टर एक क्रोमोसोम पे हो सकता है, दूसरा फैक्टर दूसरे क्रोमोसोम पे हो सकता है। अब ये वाला फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। सेम मेरा ये क्रोमोसोम भी अपने आप को, जो फैक्टर इसके पास है उसको अपने आप को शो करने के लिए पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। उसी को उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला था। यहाँ पे भी वो चीज हम देखते हैं, क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोसोम हमारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, क्रोमोसोम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि जब हम F1 जनरेशन बनाते हैं तो F1 जनरेशन में क्रॉस करा देते हैं तो मेरे फैक्टर वापस से आपके पेयर्ड अप हो जाता है, होता है नहीं, फैक्टर्स वापस से पेयर हो जाते थे। फिर जब हम यहाँ पे फ्यूजन कराते हैं मेल और फीमेल गैमीट का, तो उसके बाद फिर से मेरे जाइगोट के अंदर ये क्रोमोसोम्स ऐसे पेयर्ड हो जाते हैं। तो सारी कहानी सेम चल रही है, नहीं चल रही है? यस मैम। जब हमने देखा था, हमने एक टॉल और एक ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया तो मेरा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बना था। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट दिखने में तो टॉल था, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज थी। कौन सी चीज थी? स्मॉल टी था, वो ड्वार्फ वाला कैरेक्टर था। लेकिन कैरेक्टर उसके अंदर एक फैक्टर था, किसका? ड्वार्फ का, लेकिन वो फैक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाया था। अभी थोड़ी ना उस फैक्टर को हमने वहां से गायब कर दिया था, या फैक्टर को कुछ नुकसान पहुंचा दिया था, या फैक्टर हमारा डिस्ट्रॉय हो गया था। कुछ नहीं हुआ था उस फैक्टर के साथ, क्योंकि हमने देखा था जब हमने F1 की सेल्फिंग कराई
तो मेरे पास रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को शो करने लग गया था, एक ड्वार्फ मिला था 3:1। सेम क्रोमोसोम के अंदर होता है, क्रोमोसोम्स में भी क्या होता है, अगर क्रोमोसोम का कोई भी कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं कर रहा है, जैसे कि स्पर्म के अंदर XY होता है, YX होता है, अब जरूरी थोड़ी ना हमेशा सारे के सारे बॉय बने, सारे के सारे गर्ल बने, अपने अकॉर्डिंग रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो। अब रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो तो रैंडमली पेयरिंग होगी इनकी, जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट के अंदर कौन से कैरेक्टर अपने आप को शो करेंगे, मदर वाले या फादर वाले, दोनों में से कोई भी कैरेक्टर शो कर सकता है। अगर फादर वाले कैरेक्टर कर रहे हैं बेबी के अंदर शो, जो नया ऑफस्प्रिंग बना है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके अंदर से मदर वाले कैरेक्टर गायब हो गए। फिर जब उस बेबी की नई ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी तो हो सकता है उसकी मदर वाले कैरेक्टर अब डोमिनेट हो जाए। तो मतलब क्रोमोसोम्स कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस नहीं करते, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कभी भी चेंज नहीं आता। सेम हमारे मेंडल ने बोला था कि फैक्टर सिर्फ अपने आप को छिपा लेता है इन प्रेजेंस ऑफ एनी डोमिनेंट एलील, फैक्टर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो ये पैरेललिज्म दिया गया हमारे मेंडल फैक्टर और क्रोमोसोम के बीच में बाय सटन एंड बॉबरी। इसी के बेसिस पे इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दी, जो मैंने कहानी बताई यही हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था। बताओ यहां तक समझ में आया क्या होता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? एवरीवन बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन ये आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? हमारे सटन एंड बॉबरी ने दिया था। सिंपल सी बात आप ये बोलोगे यहाँ पे, और कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो मेरा डाई हाइब्रिड क्रॉस था। डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमने एक लॉ दिया था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस बताया था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है वो। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि मेरे यूनिवर्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रही है। जरूरी नहीं है दोनों के दोनों एलील, मतलब मम्मी पापा दोनों घर में हैं तो मम्मी में की ही चलेगी, दादी की भी चल सकती है, या दोनों मिलके भी अपनी चला सकते हैं, दोनों में से किसी की भी नहीं चल रही है। केस थे ना वो, सेम केस मेरा यहाँ पे भी है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला था क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं नहीं। अब जीन्स वाले पे चलते हैं, जैसे कि सपोज करो मेरा एक ये क्रोमोसोम है, एक जीन मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक जीन मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब जब मैं गैमेट फॉर्मेशन कराऊंगी तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे मेरा एक जीन एक क्रोमोसोम एक गैमेट में चला जाएगा, दूसरा जीन दूसरे गैमेट में चला जाएगा। लेकिन अगर मेरा केस ये हो बच्चों, अगर मेरा केस ये आ जाए, दोनों के दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पे कर दो, तो क्या मेरा ये जीन, एक सेकेंड, अब देखो ये था मेरा जीन ए और ये बी। अब ए और बी दोनों एक ही क्रोमोसोम पे आ गए, क्या ये अब अपने आप को इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर पाएंगे? आर दे एबल टू शो देयर डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंटली? अब तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है ना बच्चों, कि मेरा ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये दोनों जीन है, ये दोनों जीन सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे तो सिंपल था, दोनों को अलग अलग कराएंगे, एक गैमेट में एक गैमेट में। लेकिन अगर मेरे दोनों जीन एक ही जगह पे प्रेजेंट है तो नहीं जा सकते। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होल्ड्स गुड। कब अच्छा रहेगा ये? ओनली इफ जीन्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। अगर वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं तभी वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो पाएंगे, अनलेस इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे। और जब दो जीन्स एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, दो फ्रेंड्स एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, फेल होंगे तो साथ होंगे, नहीं तो दोनों के दोनों पास होंगे। नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं?
लिंक्ड जीन्स, ठीक है, एंड टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू शो their transmission together is known as linkage. लिंकेज, यस, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर टाइप से। लेकिन जब फेल और पास होने की चीज बात आती है ना, तो फ्रेंड्स भी धोखा दे देते हैं, हर जगह नहीं चलती है। सही कह रहे हो मैम, देखो जानवी एग्री कर रही है। बताओ यहाँ तक आया ना समझ में? चलो अब देखो, क्रोमोसोम तो ऐसा नहीं करते, नहीं क्रोमोसोम, हाँ क्रोमोसोम भी धोखा देंगे, क्रोमोसोम भी धोखा देंगे, कहाँ देंगे वो समझाऊंगी, देखो अभी, अभी ध्यान से सुनना। ये मेरा एक क्रोमोसोम, ये यहाँ पे, मैम फिर जाइगोट फॉर्म नहीं होगा बेटा, जाइगोट होगा लेकिन उसके अंदर जीन्स नहीं होंगे, वो जो जीन्स एक के अंदर होंगे दूसरे के अंदर नहीं होंगे वो। दुनिया में सब धोखेबाज हैं क्या मैम? मिश भाई पूछ रहे हो क्या मुझसे, धोखेबाज हैं क्या? ये पूछ रहे हो, बता रहे हो? चलो देखो, क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे जो ए और बी वाले फ्रेंड है ना, वो वाले फ्रेंड है जो एक दूसरे को धोखा नहीं देते। अब ये दोनों ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि मैं जाऊंगा तो एक ही साथ जाएंगे, हम दोनों जहां भी जाएंगे साथ जाएंगे। अब सी और डी वाले भी फ्रेंड है, मतलब ये तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, और सी और डी दूर वाले फ्रेंड्स, ठीक है, दूर दूर वाले। अब क्या है यहाँ पे, अब ए और बी के बीच में तो ये एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, सी और डी फ्रेंड्स हैं लेकिन धोखा देने के चांसेस हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दोनों जीन्स के बीच की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ कम है यहाँ पे। अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो क्या होगा, कोई दूसरा क्रोमोसोम आएगा इसके पास। एक सेकंड, ये फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है ना, इसको मैं रफ कर देती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए। एक दूसरा फ्रेंड आएगा, तो अब ये सी वाला ना इसको धोखा दे देगा, कैसे धोखा देगा वो समझना। अब ये इसको धोखा ऐसे देगा कि इस सी को लगेगा कि यार ये दूसरे वाला जो ग्रुप है ना ये बहुत अच्छा है, दूसरे वाला ग्रुप बहुत अच्छा है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। कैसे जाएगा, क्रॉसिंग ओवर करके। आपने सुना है क्रॉसिंग ओवर कब होती है, जब हम गैमीट फॉर्मेशन कराते हैं मियोसिस वन में, मियोसिस वन की पैकाइटीन स्टेज में, पैकाइटीन में होता है क्रॉसिंग ओवर। एक स्ट्रक्चर बनती है एक्स शेप, जिसको हम बोलते हैं चायस्मेटा फॉर्मेशन। इस प्रोसेस के टाइम पे, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, मेरे जो दो क्रोमोसोम है वो आपस में लिंक करके अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज कर लेते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल तो चेंज कर रहे हैं, उसके साथ साथ उस जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट जीन्स भी चेंज हो रहे हैं। अभी अगर आप में इसमें क्रॉसिंग ओवर हो गया, इनके बीच में सीओ क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो देखो क्या होगा केस।
फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया, देखो फ्रेंड सर्कल चेंज कर दिया। ई और डी, और यहाँ पे ये सी और एफ। देखो यही वाला केस बनेगा ना? यस मैम। टुडेज लेक्चर बेस्ड ऑन रियल लाइफ एग्जाम्पल। बेटा रियल लाइफ, हम अपनी रियल लाइफ के बारे में ही तो पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें, ये सब हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है, ये सारे प्रोसेस हम अपने बारे में पढ़ रहे हैं, तो रियल लाइफ से तो रिलेट करेंगे। बायो में क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तो सारे एग्जांपल जितना ज्यादा पॉसिबल हो खुद से रिलेट करके पढ़ो तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सी ही चला गया धोखा देकर। हाँ जी देखो डी यही है, कौन से वाला चला गया? सी वाला चला गया। इसको बोलता है क्रॉसिंग ओवर। और ये क्या बन गया मेरा यहाँ पे? नया रिकॉम्बिनेशन, नया रिकॉम्बिनेशन। स्पेलिंग से लिखा ना, गड़बड़ कर दिया स्पेलिंग। या फिर इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट, और इसको बोलेंगे क्या? पेरेंटल। अब सपोज करो क्रॉसिंग ओवर ना हुआ होता तो मेरा एक गैमीट में सी और डी जाता, दूसरे गैमीट में ई और एफ जाता। लेकिन मियोसिस के टाइम पे जब गैमीट फॉर्मेशन कराया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, अब एक गैमीट में ई और डी जा रहा है, दूसरे गैमीट में सी और एफ जा रहा है। दिस इज द रीजन एक पेरेंट्स के अगर 4 ऑफस्प्रिंग्स हैं तो चारों के चारों अलग बनेंगे, क्योंकि वी डोंट नो कि मियोसिस के टाइम पे कौन से गैमीट के अंदर सी और डी गया या फिर ई और डी गया, या फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है डी और एफ चला जाए या सी और ई चला जाए। कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, कोई भी। आपने सुना होगा अगर कोई 4 सिबलिंग्स हैं तो 4 सिबलिंग्स में से बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, 2 तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, मतलब एक जैसे ट्विंस टाइप से नहीं, फेस वाइज फेस मैच करता है, या हॉबीज मैच कर रही है, कलर मैच कर रहा है, या इंटेलिजेंसी पावर मैच कर रही है, होता है नहीं, और 2 अलग दिख जाते हैं। या 3 भी होते हैं तो 3 में 2 एक जैसे दिख गए, एक अलग बन गया, होता है ना वो वाले केसेस। वो केसेस ऐसे ही होता है, अगर 2 सिबलिंग्स के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन चला गया तो एक जैसे बन जाएंगे, और 2 के अंदर अगर कॉम्बिनेशन डी ई वाला चला गया, सॉरी डी और एफ वाला, डी और एफ और सी और ई, तो वो अलग बन जाएंगे। ये होता है हमेशा, इसीलिए बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है। क्यों वेरिएशंस देखने के लिए मिलता है? बिकॉज वहां पे मियोसिस हो रहा होता है। एंड मियोसिस में क्या होता है आपका? मियोसिस में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? आपके जो जीन्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अब रिपीट अगेन प्लीज, नेट इश्यू। देखो मैंने ही बोला जो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन जा रहा है, देखो यहाँ पे कॉम्बिनेशन था सी डी ई और एफ, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गया ई डी सी एफ, या फिर ये कॉम्बिनेशन ऐसा भी बन सकता है सी ई और एफ डी, ये भी बन सकता है। अगर एक ऑफस्प्रिंग, एक पेरेंट्स के एक बच्चे के अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन गया वो अलग बनेगा, अगर उसके अंदर ऐसे वाला रिकॉम्बिनेशन हो गया वो अलग बनेगा, ये वाला रिकॉम्बिनेशन हो गया वो बिल्कुल अलग बनेगा। 3 अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग। अब आपने एग्जाम्पल रियल लाइफ में देखा ही, एक पेरेंट्स के जितने बच्चे होते हैं इतने ज्यादा वेरिएशंस देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर रैंडमली होता है। ये बताओ, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। बोलो बच्चों, नहीं आया? देखो बेटा सिर्फ ना ऐसे समझो इसको, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, ऐसे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। मैंने इनका क्रॉसिंग ओवर करा दिया। क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है? ऐसे, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो बी वाला पार्ट है ये टूट के डी के पास चला जाएगा और डी वाला बी के पास। तो यहाँ पे ए के साथ आ जाएगा मेरा डी, यहाँ पे सी के साथ आ जाएगा बी। अब ये कॉम्बिनेशन अलग है, ये कॉम्बिनेशन अलग है ना? अब अगर यहाँ पे ऐसा केस बन जाए, जो मेरा ए है वो यहाँ पे चला जाए, सी यहाँ पे चला जाए, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ पे डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, यहाँ पे आ जाएगा बी।
तो देखो 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहा है, ए बी सी डी, ए डी सी बी सी डी ए बी। तो ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, या फिर जिसके अंदर पेरेंटल वाला ही जाएगा, तो तीनों के तीनों अलग बनेंगे या नहीं बनेंगे? तीनों कॉम्बिनेशन अलग होंगे ना? तीनों कॉम्बिनेशन अलग होंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हो रहा है हमारा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर से क्या बन रहा है मेरा, रिकॉम्बिनेशन, जीन्स का रिकॉम्बिनेशन, वापस से कंबाइन हो रहे हैं। हाँ, पेरेंटल वाला भी जा सकता है आरती, वो भी केस अभी समझाऊंगी, पेरेंटल वाला भी कब जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड वाला सेम क्यों नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे ए और बी है, और यहाँ फर्स्ट और थर्ड वाला तो सेम हो सकता है। देखो सेम बना दिया तो हमने, ये वाला तो सेम हो जाएगा, ये और ये डिफरेंट होगा। वेरी गुड अनमोल। अब डिपेंड किसके ऊपर करेगा ये चीज, कि पेरेंटल बनेगा रिकॉम्बिनेंट बनेगा, वो समझो। यहाँ पे हमने एक फ्रेंड्स वाला एग्जांपल दिया था आपको, ये वाला। अब देखो मेरे अगर यहाँ पे दोनों के दोनों जीन्स टाइटली लिंक्ड है, बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है, तो क्या ये रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे अलग अलग हो पाएंगे? अगर रिकॉम्बिनेशन हुआ भी तो दोनों के दोनों एक साथ रिकम्बाइन होंगे, मतलब दूसरे वाला जो क्रोमेटिड आएगा उस क्रोमेटिड के ऊपर दोनों एक साथ चले जाएंगे। तो क्या अलग तो नहीं हो रहे ना फिर भी? तो जो कैरेक्टर वो यहाँ पे दिखा रहे थे वही कैरेक्टर दूसरे क्रोमोसोम में जो ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा वहां दिखाएगा। लेकिन अगर मेरे जीन्स अलग अलग हैं, लूजली पैक्ड है, लूजली लिंक्ड है, तो वो दोनों के दोनों, ये वाला अलग रहेगा, ये वाला अलग जाएगा, जाएगा नहीं? तो अब देखो केस, अब यही वाला एक्सपेरिमेंट्स हमारा कौन से साइंटिस्ट ने पढ़ा था? मॉर्गन साइंटिस्ट ने। मॉर्गन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों? किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसको हम बोलते हैं आपका फ्रूट फ्लाई। अब इन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर 3 कैरेक्टर्स लिए। चलो पहला क्वेश्चन तो यही मान लो, इन्होंने फ्रूट फ्लाई को ही चूज क्यों किया? अब मेंडल वाली कहानी छोड़ दो, मेंडल जा चुके हैं हमारे, अब सिर्फ नेक्स्ट कहानी हमारी आएगी, क्रोमोसोम्स को लेके हम पढ़ेंगे सारी चीजें। फ्रूट फ्लाई को क्यों चूज किया? जैसे मेंडल की हमने कहानी में देखा था, पी प्लांट क्यों चूज किया? पहला एग्जाम्पल, पहला केस, शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनका भी शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, कितने टाइम का? 2 वीक्स का। वहां पे भी हमें लार्ज सैंपल मिल रहा था, यहाँ पे भी लार्ज सैंपल मिलता है। एक सिंगल मैटिंग से मुझे 100 स्पीसीज मिल सकती है, सिंगल मैटिंग से 100 स्पीसीज। फ्रूट फ्लाई को किसी भी मीडियम में ग्रो कराना बहुत इजी होता है। फ्रूट फ्लाई को मैं बहुत लो पावर माइक्रोस्कोप में भी दे सकती हूँ, मतलब इसके अंदर जितने 100 ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं उनके अंदर क्या क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, उन वेरिएशंस को स्टडी करना बहुत इजी है। फीमेल और मेल जो यहाँ पे फ्रूट फ्लाई है वो दोनों इजीली डिस्टिंग्विशेबल है। इन केसेस की वजह से हमारे मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई को चूज किया। अब फ्रूट फ्लाई के अंदर इन्होंने 3 कैरेक्टर्स लिए। पहला कैरेक्टर बॉडी कलर, सेकंड कैरेक्टर आई कलर, थर्ड कैरेक्टर विंग्स कैसे थे। बॉडी कलर को इन्होंने लिखा वाई से, इसको लिखा डब्ल्यू से, इसको लिखा एम से। अब ये मेंडल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेंडल क्या करते थे? डोमिनेंट को लिखते थे कैपिटल से और रिसेसिव को लिखते थे स्मॉल से। लेकिन मॉर्गन ने क्या किया? व्हाट मॉर्गन डिड? मॉर्गन ने डोमिनेंट को भी लिखा स्मॉल से, बस उसके ऊपर प्लस का सिंबल लगा दिया, और रिसेसिव को इन्होंने नॉर्मल स्मॉल से लिखा। बताओ, अब इन्होंने क्रॉस कराया, क्या क्रॉस कराया? पहले इन्होंने क्रॉस कराया बॉडी कलर और आई कलर के बीच लेके, बॉडी कलर और आई कलर को लेके इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी कि इनके पास पेरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप कितने बन रहे हैं, मतलब कितने ऐसे ऑफस्प्रिंग हैं जिनका कैरेक्टर पेरेंट्स के जैसा है,
और कितने ऐसे ऑफस्प्रिंग का परसेंटेज है जो कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से अलग बने, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स से अलग अलग बने। ठीक है, अब इन्होंने परसेंटेज निकाला तो इनको मिला 98.7% तो पेरेंटल टाइप थे, बाकी कितना बच गया यहाँ पे 1.3%। क्या है हमारा 1.3% क्या है, रिकॉम्बिनेंट। ये इन्होंने क्रॉस नंबर 1 कराया, किस किस के बीच में क्रॉस कराया, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में। अब इन्होंने सेकंड क्रॉस कराया, सेकंड क्रॉस इन्होंने कराया आई कलर और विंग्स के बीच में। अब जब इन्होंने आई और विंग्स के बीच में क्रॉस कराया तो तब इनको रिजल्ट क्या मिला, कोई बताएगा, पेरेंटल टाइप कितना था और रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना था? मैम पेरेंटल टाइप कैन यू प्लीज शो 62.8% है। ये देखो बेटा, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है ये पूरा जो इन्होंने कराया था, सिर्फ ये पता करने के लिए कि आखिरकार इनहेरिटेंस होता कैसे है। बताओ अभी। ये हमें मिला। अब आप देख रहे हो बच्चों, पहले जब हमने क्रॉस 1 कराया तब तो पेरेंटल टाइप इतना मिला, रिकॉम्बिनेंट टाइप इतना मिला। जब हमने क्रॉस 2 कराया तो पेरेंटल टाइप कम हो गया, रिकॉम्बिनेंट टाइप बढ़ गया। इसका रीजन क्या हो सकता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? लिया तब भी उन्होंने क्या लिया था, फ्रूट फ्लाई, अभी भी फ्रूट फ्लाई के बीच में क्रॉस कराया, बस कैरेक्टर्स अलग अलग ले लिए। आखिरकार ऐसा क्या हुआ क्रॉस 2 में कि रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन गया? What is the logic behind this? Anyone? Packing of genes. ये क्रोमोसोम, ठीक है। तो हमारे देखा इन्होंने कि ये मेरा बॉडी कलर का जीन, ये आई कलर का जीन, बॉडी कलर का जीन वाई से, आई वाला डब्ल्यू से, ठीक है। यहाँ पे भी लिखो, ये मेरा बॉडी कलर वाला, ये मेरा आई कलर वाला। अब आप खुद देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, जब इन दो के बीच में क्रॉस कराओगे तो ये दोनों के दोनों क्रॉस तो सेम ही जनरेशन, जब इनके बीच में बॉडी कलर और आई कलर के को लेके क्रॉस कराओगे तो दोनों जीन्स तो सेम ही जाएंगे, नहीं जाएंगे? इन जीन्स में कोई वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि दोनों के दोनों जीन्स कौन से हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लिंक्ड हैं। कैसे लिंक्ड है? टाइटली लिंक्ड है। लेकिन मेरा विंग्स वाला और आई कलर वाला लूजली लिंक्ड है, तो यहाँ पे चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या है बच्चों, ज्यादा है नहीं है? और टाइटली लिंक्ड में चांसेस इज वेरी लेस, इसलिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट ज्यादा मिला, पहले रिकॉम्बिनेंट कम मिला। डन बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट, कोई भी चीज सिंपल से भी समझ में ना आ रही हो, सिर्फ ये ध्यान रखना है अगर जीन्स पास पास होंगे तो पेरेंट्स में भी वो साथ ही जाएंगे, मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी साथ जाएंगे। तो जो बनने वाले ऑफस्प्रिंग है पेरेंटल टाइप मतलब जैसे पेरेंट थे ऐसे ही बनेंगे। लेकिन अगर जीन्स अलग अलग हैं तो वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो बनने वाले ऑफस्प्रिंग रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद नया जीन, नया वैरायटी बनेगी, जिसकी वजह से बहुत वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। मतलब मैम रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज जीन के बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जीन डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या फिर क्रॉसिंग ओवर वैल्यू, उसको आगे बताऊंगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? इट मींस आप लोगों को
चलो लिखो। डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दो जीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सबसे पहली चीज उसको लिखते हैं हम, यूनिट होती है उसकी सीएम। व्हाट इज सीएम यार? सीएम सेंटीमॉर्गन। देखो, सी तो लिखता है स्मॉल, एम लिखता है कैपिटल। मॉर्गन। सेंटीमॉर्गन, ठीक है, सेंटीमॉर्गन ये हुआ हमारा। अब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज इक्वल नॉन एज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको हम क्रॉसिंग ओवर वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर हो पाएगा। एंड इसी के लिए वजह से हमारे जो मॉर्गन साइंटिस्ट है ना, इनके एक स्टूडेंट थे, मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे, क्या नाम था उनका? एल्फर्ड स्टुर्टीवेंट, ऐसे कुछ नाम था उनका, स्टुर्टीवेंट। इन्होंने क्या दिया था? क्रोमोसोमल मैप। व्हाट इज क्रोमोसोमल मैप? कुछ नहीं था क्रोमोसोमल मैप, एक सिंपल सी लीनियर अरेंजमेंट बोल दिया उन्होंने कि क्रोमोसोम जो होता है मेरे लीनियर अरेंजमेंट में होता है, उसके ऊपर डिस्टेंस बता दिया कि कौन से जीन के बीच में कितनी कितनी डिस्टेंस है, कौन कौन सा जीन कहाँ पे लोकेटेड है, उस लोकेशन को इन्होंने बताया। 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल्स टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल्स टू 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। ये चीज याद रहेगी। चलो क्वेश्चन करो अब यहां से। क्वेश्चन देखो, पहला क्या है? ए एंड बी genes are linked. What shall be genotype of progeny in a cross between करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। एंड रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख लेना बेटा। कहाँ पे लिखोगे इसको? यहाँ पे आर एफ इज इक्वल्स टू कितने मेरे रिकॉम्बिनेंट्स बने, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ progeny multiply by 100। इसको थोड़ा सा आगे लिख देते हैं। मैम नोट्स भेज देना। हाँ देखो क्वेश्चन,
डन बच्चों? अरे कोई तो सॉल्व करो। ए और बी जीन लिंक्ड है, ट्राई तो करो एक बार। क्रॉस कराना है किसके बीच में? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी इनटू स्मॉल ए स्मॉल बी, कैसे ही लिख लो उसको, है ना। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। तो जब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा हमारा? गैमीट्स ए बी स्मॉल बी, यहां से सिर्फ स्मॉल बी आएगा। क्रॉस करा दो। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। यस वेरी गुड। बस देखो अरेंज, इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को तो देखो यहाँ पे तो आपने कर लिया। अब और कुछ क्वेश्चन मेरे को आप लोगों से कराना है जो सिर्फ लिंकेज पे डिपेंडेंट है। इन स्लाइड्स को मैं एक बार अभी यहाँ पे रिमूव कर सकती हूँ ना? आई थिंक अब तो सबका हो गया होगा। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जस्ट अ सेकेंड बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्रोमोसोमल थ्योरी का, बताओ जल्दी जल्दी से आंसर। डी। यस राइट, मॉर्गन। बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन म्योसिस के टाइम पे, ये किसने बोला था? मतलब पैरेलिज्म वाली जो थ्योरी है तो किसने दिया था? Sutton and Boveri. सटन एंड बॉबरी, वेरी गुड। नेक्स्ट, सटन एंड बॉबरी ने एक्सप्लेन किया मेंडल्स लॉ किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे सटन एंड बॉबरी ने किया? Same structure of genes and chromosomes. अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सही कर पाता है। मूवमेंट। One more is saying third. Presence of gene on chromosome. क्या सटन एंड बॉबरी के जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें था कि जीन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्रोमोसोमल मूवमेंट के बेसिस पे उन्होंने मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन किया था कि क्रोमोसोमल मूवमेंट का मतलब क्या है बच्चों? कि पहले एक फैक्टर था, उस फैक्टर को रिलेट किया क्रोमोसोम से, वो फैक्टर पेयर्ड फॉर्म में होते थे, वो दोनों सेपरेट हो गए, क्रोमोसोम भी सेपरेट हो रहा था, फिर वो दोनों के दोनों जाइगोट में वापस मिल गए, क्रोमोसोम भी वापस मिल गया। उसी के ऊपर क्या जा रहा था? जीन्स। फैक्टर क्या है? फैक्टर्स आर द जीन्स जो क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। तो उन्होंने क्या देखा? क्रोमोसोम का मूवमेंट देखा। क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स है, जैसे जैसे क्रोमोसोम चल रहा है वैसे वैसे जीन्स आपके चल रहा है, पहले सेग्रीगेट हो जा रहे हैं जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहा है, बिकॉज जीन सेपरेट नहीं होते। सेपरेट क्या होता है? मेरा क्रोमोसोम सेपरेट होता है, इसलिए क्रोमोसोमल मूवमेंट के बेसिस पे आप लोग बोलोगे मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। एक सेकेंड, इनको बाद में करेंगे, ये वाला भी छोड़ो, ये क्वेश्चन करो आप लोग पहले, दिस वन। वेरी गुड, फोर्थ आंसर, सो सिंपल। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको नहीं पता है कैसे हुआ? एक जीन है मेरा, देखो
एक जीन है यहाँ पे, एक जीन है यहाँ पे, इनके बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। एक जीन मेरा यहाँ पे है 20 सेंटीमॉर्गन। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, दो जीन के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ पे कितनी बच गई 30, मतलब सॉरी 10% हो गया, 10%. राइट। ये वाला सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, COV of gene A and B is 5%, while COV of B and C is 15%. The possible sequence of these genes on chromosome is. Second. मैम सेकेंड ही होगा. Very good, Mishba. Very good. The correct answer is fourth. And why it is correct? Explanation चाहिए बच्चों? देखो, A और B के बीच की है 5%, B और C की है 15%. हमेशा क्या करो, जो हाईएस्ट वाली है उसको ले लो बस. B और C 15. अब A है 5, किसके, A और B, तो मतलब A यहाँ पे हो सकता है मेरा, ये वाली डिस्टेंस. तो मेरा अरेंजमेंट क्या हो सकता है, BAC या फिर CAB भी मैं इसको बोल सकती हूँ. लेकिन इसका अरेंजमेंट ये भी तो हो सकता है ना, B और C बीच में 15. अगर मैं A को यहाँ पे कहीं रख दूं 5 सेंटीमॉर्गन आगे, तो मेरा अरेंजमेंट ABC भी हो सकता है या फिर CBA भी हो सकता है. तो CAB, ABC, CBA इन तीनों में से कोई होता है, लेकिन BCA नहीं हो सकता. A1 और 2, इसलिए फोर्थ आंसर है. अनमोल एंड और किसने दिया था, अंकुश. क्लियर हुआ क्यों डी होगा इसका आंसर? यस मैम. चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, जो मैंने अभी आपको क्रॉस बताया था ना मॉर्गन में, फ्लाइज वाला, फ्रूट फ्लाई, उसमें देखो, इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस मॉर्गन ने क्रॉस कराया. अब वाई और डब्ल्यू से आप लोगों को समझ जाना है, वाई वाला कौन सा था मेरा, डब्ल्यू वाला कौन सा था, ये येलो व्हाइट से. अब बताओ पेरेंटल टाइप कितना बनेगा, 98.7%. 98.7%. और अगर ये यहाँ पे कैरेक्टर आपको दे देते आई कलर और विंग्स वाला, तो पेरेंटल कितना बनता फिर, 62.8. 62.8%. 62.8. सिंपल. चलो ये वाला क्वेश्चन करो अभी, एंड दिस इज वेरी सिंपल, एक सेकंड में आंसर आप इसका कर सकते हो. विजिबल नहीं हो रहा, ऐसे कैसे बच्चों, हो गया. दिख तो रहा है क्वेश्चन. मैम अब दिख रहा है. ओके बच्चों, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं लेकिन बोलते सिर्फ 4 या 5 ही हैं, बाकी सारे बच्चे क्यों चुप रहते हैं. यशिका क्लास में हो बेटा? अच्छा इसका आंसर बताओ. यशिका, सुमित, शालू, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका नाम देख के ऐसे लगता है वो क्लास में आते भी हैं या नहीं. नैन्सी, नैन्सी, नैना, किट्टू, किरण और डोली, देवयानी, भूमि, अल्पना, ये सारे वो बच्चे हैं जो बिल्कुल चुप रहते हैं क्लास में. इन सब का आंसर चाहिए मेरे को. चलो यशिका का तो आ गया, नैना का भी आ गया, और बाकी लोग जल्दी जल्दी से यस मैम लिख दो. अटेंडेंस लगाओ अपनी अपनी. जैनब, यस मैम. अटेंडेंस.
ए डी बी सी। चलो देखते हैं। देखो बेटा, सिर्फ क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसके बीच में है? ए और सी के बीच में। तो मतलब ए और सी कॉर्नर पे आएंगे, ए और सी कॉर्नर पे आएंगे। कहाँ पे, कौन कौन से है यहाँ पे? ए और सी कहाँ पे है कॉर्नर में? यहाँ पे ए और सी कॉर्नर में। लगा दो 4 आंसर। आगे समझ में? अगर पूरी तरीके से सॉल्व करना चाहो तो पूरा सॉल्व कर लो। ये मेरा 5 है और बाकी सारे के सारे इस पे मेंशन कर दो। फिर 5 के बाद कौन सा है? 3.5 है ना, तो ए और डी कर दो यहाँ पे, ये हो गया। फिर इसके बाद 1.5 सी और डी, ये 1.5 कर दिया। और बी और सी यहाँ पे कर दो बी, ये 1 हो जाएगा। बस ए डी बी सी। ये वाला क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये वाला तो इजी है, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो लास्ट, इसके बाद आप लोगों की छुट्टी, ठीक है? अरे वो नहीं आ रही, इजी इजी वेरी इजी बहुत दिन से क्लास में। इजी इजी वेरी इजी कौन था पता ना? शायद हमारा स्टूडेंट एक यश रोलेक्स नाम से ज्वाइन करता था। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पहले क्लास लेते थे, अब नहीं आते हैं। चलो जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। From the following test cross result, find out the map distance between A and B gene. A और B gene के बीच की मैप डिस्टेंस बतानी है आपको। चलिए एक काम करो, इस क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट एंड इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करके आना, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो एंड नेक्स्ट क्लास में सब आंसर बताओगे। टेलीग्राम पे बता देना, जहां आपका मन करे वहां बता देना आंसर। मैम ये समझ नहीं आया, बेटा समझ आएगा, बहुत इजी है। ए और बी कहाँ है? सिर्फ यहाँ पे है। ए और बी सिर्फ यहाँ पे है। फॉर्मूला लगा दो RF वाला। RF is equals to number of recombinant divided by total number of progeny multiply 100। कितने recombinant है? 900 डिवाइडेड बाय 900 प्लस 320 प्लस 315 प्लस 920 कितने हो गए? 2540। प्लस कर लेना बच्चों, आपकी मैम की मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है। प्लस कर लेना इनको फटाफट से और मल्टीप्लाई 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल है ना अनमोल? बेटा आंसर Yes, निकालना पड़ेगा ना मेरे को भी, मैंने कौन सा सॉल्व कर रखा है। ये सॉल्व कर लो, सारे के सारे सॉल्व करके बता दो सेम आ रहा है क्या। अनमोल बताओ डिस्टेंस की यूनिट यूएम है क्या? नहीं यूएम नहीं बेटा, सीएम। सीएम, इट्स सीएम। यहाँ पे एमयू दे रखी है, एमयू भी लिख देते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा लिंकेज से नहीं, लिंकेज के क्वेश्चंस इसके साथ करेंगे। अब हमारा देखो टॉपिक क्या रह जाता है बच्चों, थोड़ा सा लिंकेज के बारे में बताना रह जाता है। इसके अंदर कितना लिंकेज होता है, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसके बाद हमारे मेंडल को लिंकेज क्यों नहीं पता चला, वो वाला कंसेप्ट रह जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा रह जाएगा म्यूटेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आई थिंक ये सब हम नेक्स्ट क्लास में तो नहीं फिनिश कर पाएंगे एक ही क्लास में, बिकॉज सेक्स डिटर्मिनेशन म्यूटेशन काफी बड़े टॉपिक है।
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी काफी बड़ा, 2 लेक्चर्स लगेंगे बच्चों। तो आई थिंक ये आपका जो फिनिश होगा ना चैप्टर, कल तो हमारी लास्ट क्लास है, कल सैटरडे है ना, हाँ ट्यूसडे में फिनिश हो जाएगा फिर। हाँ कल क्लास है, लेकिन कल क्लास में तीनों टॉपिक मुश्किल है, फिनिश नहीं हो पाएंगे। ट्राई करेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हाँ जी, ए होगा आंसर 36.7। 36.65 अप्रोक्स, हाँ वही आ रहा है मेरा भी। बड़ी क्लास ले लेना आप लोगों के साथ। कल मेरी क्लास अगर लास्ट सबसे एंड वाली क्लास हुई तो हो भी सकता है पॉसिबल, अनलेस नहीं। कल सैटरडे है ना, हाँ कल हमारी क्लास होगी 8:30, 8:30 से 9:30। बेटा फिर 9:30 से लेट होते हैं ना, बच्चे परेशान होने लग जाते हैं कि मैम 10 बज गए, कब क्लास फिनिश करोगे। Yes, ma'am.